नमस्कार साथियों। और आज सब अपन वापस क्लास में आते हैं। और अपन कल तक पढ़ रहे थे जो रस निष्पत्ति का सूत्र था, वो आज अपन ने पूरा कर लिया है। और उसके चारों व्याख्याकारों की जो जो उनकी विशेषताएं हैं वो अपन ने देख लिए, किसने किसमें रस की स्थिति मानी है और किस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है। वो जो रस निष्पत्ति का सूत्र है, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें वही एक ही चीज़ है कि किस सूत्र को किस व्याख्याकार ने उस सूत्र में रस की निष्पत्ति किस में मानी है, संयोग का संबंध क्या माना है और क्या नाम दिया गया है। और उससे संबंधित एक दो जैसे साप रज्जु का संबंध बटल उलट से, शंकुक से, चित्र तुरंग न्यायिका या धुआं देखकर आग की अनुमान लगाने वाली बातें, वो सारे उसमें अपन ने देख लिए थे। अब आज अपन देख रहे हैं साधारणीकरण जो भट्ट नायक के द्वारा दिया गया था। आज अपनी जो मुख्य अध्ययन बिंदु रहेगा वो रहेगा साधारणीकरण। साधारणीकरण। हालांकि इसके बारे में थोड़ी सी अपन बीच में जब भट्ट नायक पढ़ रहे थे तो उसमें अपन ने बात कर ली थी कि साधारणीकरण क्या होता है, लेकिन आज अपन इसमें के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। साधारणीकरण ये शब्द या इस जो अवधारणा के जनक माने जाते हैं वो भट्ट नायक माने जाते हैं। और भट्ट नायक के द्वारा इस अवधारणा को काव्य शास्त्र में लाया गया है। और इसके द्वारा, इस शब्द के द्वारा जो बाद के आचार्य रहे हैं, प्रवृत्ति आचार्य, उन सब ने रस की निष्पत्ति में या रस के भोग में या रस की जो उत्पत्ति है उसको बहुत आसानी से अपने अलग प्रकार से समझाए, जिससे जो सारा बाद के आचार्यों के लिए इस सूत्र ने बहुत आसान राह बना दी थी। तो अपन देखते हैं कि साधारणीकरण की अवधारणा को सबसे पहले तो भट्ट नायक ने दिया था। और साधारणीकरण को हम रस की पूर्ववर्ती प्रक्रिया मानते हैं। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा है कि सहृदय या पाठक को रस की निष्पत्ति होती है कब, जब वह अनुकर्ता में अनुकार्य के कार्यों को या व्यवहार को इस प्रकार से समझ लेता है या इस प्रकार से मान लेता है कि उनके बीच में आपस में किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं रह जाता है, देश काल के बंधन दूर हट जाते हैं, एक प्रकार से वो निर्व्यक्तिक हो जाते हैं। तो जो अनुभूति या जो भाव अनुकार्य में, वही भाव जो अनुकर्ता में और सहृदय में आ जाते हैं। तो जो ये साधारणीकरण, ये रस की निष्पत्ति से पूर्व की एक प्रक्रिया है। साधारणीकरण होने के बाद ही रस की निष्पत्ति होती है। और वास्तव में सच भी है कि जब तक व्यक्ति या सहृदय या पाठक, प्रेक्षक, प्रमाता को उसका साधारणीकरण नहीं होता है, पाठक का और उसके भाव का, ये हालांकि एक अलग विषय कि कौन किस किस में मानता है, लेकिन जब तक इनके भावों का साधारणीकरण नहीं होता है, देश काल के बंधनों का परिहार नहीं होता है, व्यक्ति एक निर्वैयक्तिक भाव भूमि पर नहीं पहुंच जाता है, अलौकिक अनुभूति नहीं करने लग जाता है, तब तक उसको रस की जो अनुभूति या रस की भुक्ति नहीं हो पाती है। अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग माना जाता है। कई तो जो रस का आस्वादन है वो सहृदय या पाठक को तभी होता है जब साधारणीकरण उसके भाव का साधारणीकरण हो जाता है। तो इस प्रकार से आज अपन साधारणीकरण को देखते हैं। तो इसका पहला बिंदु आप नोट करिए, साधारणीकरण की अवधारणा को भट्ट नायक ने दिया है। स्याही कम है, थोड़ी सी मैं स्याही भर लेता हूँ। दूसरा आपने देखा था कि जो भारतीय रसास्वाद प्रक्रिया है उसका केंद्रीय बिंदु ये साधारणीकरण बना हुआ है।
भारतीय रसास्वाद प्रक्रिया का केंद्रीय बिंदु या मूल बिंदु, अपन इसे कह सकते हैं मूल बिंदु साधारणीकरण ही है। इसके बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं, करण है। एक बात अपन पहले देख चुके हैं कि साधारणीकरण रस की पूर्ववर्ती प्रक्रिया है। रस के बाद में साधारणीकरण नहीं होता, रस प्राप्त होने से पहले की प्रक्रिया है साधारणीकरण। साधारणीकरण रस की पूर्ववर्ती प्रक्रिया है। जब कवि के भावों का साधारणीकरण हो जाता है तब ही जा करके रस की प्रतीति होती है या रस की अनुभूति होती है। कवि के जो विशिष्ट भाव हैं उनका जब सामान्यकरण हो जाता है तो उसे साधारणीकरण कहा जाता है। कवि के विशिष्ट भावों का सामान्यीकरण हो जाना ही, कवि के विशिष्ट भावों का सामान्यीकरण हो जाना ही साधारणीकरण है। साधारणीकरण है। जब तक कवि अपने विशेष भावों के साथ रहता है या उसके साथ देश काल के बंधन जुड़े रहते हैं, वो उसमें ममत्व परत्व की भावना रहती है, जब तक उसमें व्यक्तित्व की भावना रहती है तब तक उसको रस की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका साधारणीकरण नहीं हो सकता, और साधारणीकरण नहीं होता तो रस की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। इस प्रकार कवि देश काल के बंधनों से, ममत्व परत्व की भावना से, व्यक्तिकता की भावना से निर्मुक्त होकर ही साधारणीकरण कर पाता है। साधारणीकरण में व्यक्ति के व्यक्तित्व का त्याग कर दिया जाता है। वह निर्वैयक्तिक होकर ही रस की पूर्ववर्ती प्रक्रिया साधारणीकरण को करता है। पाठक या सहृदय जब तक राग देश के बंधनों से मुक्त नहीं होता तब तक साधारणीकरण नहीं होता। सामाजिक या सहृदय रस की प्राप्ति से पूर्व राग द्वेष ममत्व
परत्व आदि से मुक्त हो जाता है और यही स्थिति साधारणीकरण मानी जाती है। साधारणीकरण की अवस्था में वस्तुएं देश काल के बंधनों से मुक्त हो जाती हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि जब तक वस्तुओं में देश काल के बंधन रहते हैं, वो विशेष देश काल के बंधनों से बंधी रहती है, तब तक वो साधारण रूप से प्रकट नहीं हो पाती। और जब तक साधारण रूप से प्रकट नहीं होगी तो उसमें रस की जो भुक्ति है या रस की उत्पत्ति है वो नहीं हो पाती है। रस का जो रसास्वादन है वो नहीं किया जा सकता है। और अपन ने देखा है कि साधारणीकरण में जो एक विशेषत्व होता है, विशेष तत्व, उसका परिहार कर दिया जाता है, उसको त्याग दिया जाता है और सामान्यत्व को ग्रहण कर लिया जाता है। और जब वस्तुएं सामान्य हो जाती है उसके बाद ही जो श्रोता पाठक है वो उसका रस की रसास्वादन कर पाता है। साधारणीकरण के द्वारा विशेषत्व का परिहार या त्याग कर दिया जाता है और उसका सामान्यीकरण कर दिया जाता है। साधारणीकरण हेतु विशेष संबंधों का त्याग बहुत आवश्यक है। जब तक व्यक्ति के विशेषत्व का त्याग नहीं किया जाता है या विशेष संबंधों का त्याग नहीं किया जाता है, तब तक व्यक्ति जो सामान्य पृष्ठभूमि पर नहीं आ पाता है। और सामान्य भूमि पर जब तक व्यक्ति या सहृदय या पाठक नहीं आ पाएगा, तब तक वो उन विशिष्ट बंधनों से बंधकर रस की जो प्रतीति होती है या रस का आस्वादन है, वो रस का आस्वादन नहीं कर सकता है या रस का भोग नहीं कर सकता है। और जब तक उसे रस का आनंद नहीं मिलेगा, और रस का आनंद कब मिलेगा, जब विशेष भावों का विशेष तत्वों का परिहार करके वो साधारण पृष्ठभूमि पर पहुंचकर जो रस की प्राप्ति करेगा और जो आनंद की प्राप्ति करेगा वही रस की प्राप्ति कर सकता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि साधारणीकरण एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को
विशेष बंधनों से या विशेष पृष्ठभूमि से या देश काल के बंधनों से मुक्त करके एक सामान्य मनुष्य या सामान्य प्रकार का पाठक बना देती है, और सारे जो बंधन उसके हट जाते हैं। उसके बाद में जो स्थिति प्राप्त होती है वही स्थिति साधारण कहलाती है। और अपन ने देखा है कि जो व्यक्ति राग द्वेष के बंधनों से और अपनत्व परत्व के बंधनों से, देश काल के बंधनों से मुक्त हो जाता है और एक निर्व्यक्तिक अनुभूति करने लग जाता है, तो यही निर्व्यक्तिक अनुभूति क्या कहलाती है? साधारणीकरण कहलाती है। जब सामाजिक विशिष्ट बंधनों का त्याग कर अपनत्व परत्व और राग द्वेष से मुक्त होकर देश काल के बंधनों को त्याग कर, देश काल के बंधनों को त्याग कर एक निर्वैयक्तिक अनुभूति करने लगता है, तब यही निर्वैयक्तिक अनुभूति साधारणीकरण कहलाती है। एक सेकंड, फोन आ रहा है, मैं बात करके आता। हाँ, मैं यहीं छू श्यामपुरा में ही आ रहा छू, खाना वाना बना लीजिए। ठीक। तो अपन ने देखा है कि जब सामाजिक विशिष्ट बंधनों को त्याग कर अपनत्व परत्व और राग द्वेष से मुक्त होकर देश काल के बंधनों को त्याग कर एक निर्वैयक्तिक अनुभूति करने लगता है, तब यही निर्वैयक्तिक अनुभूति साधारणीकरण कहलाती है। इस प्रकार से अपन ने देखा है कि जो साधारणीकरण है वो एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया कौन सी है? रस की प्राप्ति होने से पहले की एक प्रक्रिया है कि रस की प्राप्ति होगी, उससे पहले ये प्रक्रिया घटित होगी, और जब तक ये प्रक्रिया घटित नहीं होगी तब तक सहृदय सामाजिक प्रमाता प्रेक्षक को रस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस तरह से साधारणीकरण जिसका इसका नाम है उसी प्रकार की एक प्रक्रिया है। हालांकि जो भारतीय रस काव्य शास्त्र है उस सिद्धांत में साधारणीकरण का बहुत बड़ा महत्व है। अपन ने पहले लिख लिया है कि इस अवधारणा के जो जनक हैं वो भट्ट नायक माने जाते हैं, उनके बाद में अभिनव गुप्त है, और बाद के जो विचारक है विश्वनाथ हैं, नगेंद्र है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उसके अलावा केशवनाथ मिश्र हैं। सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपने मतों के अनुसार इनकी मानी है। जैसे रामचंद्र शुक्ल आलम्बन तो धर्म का मानते हैं। तो ये जो रस की ये असाधारणीकरण की अवस्था कहाँ पे होती है, किस में होती है, किनका साधारणीकरण होता है, ये अलग अलग विचारकों के अनुसार अलग अलग उनके मत हैं। उन मतों का अपन आगे अध्ययन करेंगे। तो अपन को सबसे पहले तो साधारणीकरण समझ में आना चाहिए कि साधारणीकरण वास्तव में है क्या। यानी विशेष बंधनों का त्याग, सामान्यत्व की स्थापना, देश काल के बंधनों से मुक्त होकर, राग द्वेष से मुक्त होकर, ममत्व परत्व से, अपनत्व परत्व या ममत्व परत्व कुछ भी लिख दो यहाँ पर, इनसे मुक्त होकर जो व्यक्ति निर्वैयक्तिक अनुभूति करने लगता है वो अपने आप को एक विशेष व्यक्ति नहीं मानता, केवल इस संसार से अलग इंसान मानने लग जाता है। तो जब वो उस भावभूमि पर पहुंच जाता है तो उसे
साधारणीकरण कहा जाता है और इसके द्वारा ही रस की अनुभूति होती है। अब जो साधारणीकरण है इसको अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग माना गया है। अपन ने दो जो विचारक हैं उसके बारे में तो कल पढ़ लिया था। जो भट्ट नायक है वो तो साधारणीकरण किनका, विदभाववादी का मानते हैं। वो मानते हैं कि अभिधा व्यापार के द्वारा, उन्होंने 3 व्यापार दिए थे, अभिधा व्यापार, भोजकत्व व्यापार, भावकत्व व्यापार, कि अभिधा व्यापार के द्वारा भोजकत्व संबंध द्वारा से विभव का साधारणीकरण होता है। तो ये उनका मानना है। और जो अभिनव गुप्त है वो भी इन्हीं की जो अवधारणा है उसको आगे बढ़ाते से नजर आते हैं। तो अब अपन देखते हैं सबसे पहले आचार्य भट्ट नायक के विचार। साधारणीकरण के संबंध में विभिन्न विचारकों के मत, और पहला ही अपन देख रहे हैं भट्ट नायक। हालांकि अपन ने देखा था कि जो भट्ट नायक है वही इस सिद्धांत के जो जनक माने जाते हैं। इनके अनुसार विभावादि का साधारणीकरण होता है। और विभावादि जो अन्य भाव हैं अपन ने देख रखे हैं, संचारी भाव है, अनुभाव है और विभाव हैं, इनके द्वारा इनका साधारणीकरण होता है। और इनका साधारणीकरण कैसे होता है, वो मानते हैं कि काव्य अथवा नाटक में जब विभिन्न विभाव आदि का जो भोजकत्व व्यापार के द्वारा विभाव आदि में जो प्रक्रिया होती है वो साधारणीकरण कहलाती है। ये इनका भट्ट नायक का मानना है। तो इनके अनुसार अपन अगर देखते हैं भट्ट नायक के अनुसार काव्य में जब अभिधा व्यापार एक प्रक्रिया है। व्यापार का मतलब ही क्या है, एक प्रक्रिया है। अभिधा व्यापार के उपरांत भोजकत्व, जो भोजकत्व संबंध अपन ने देखा था, भोजकत्व व्यापार देखा था, तो भोजकत्व व्यापार द्वारा विभावादि का साधारणीकरण होता है। ये किनका साधारणीकरण मानते हैं, विभावादि का। सबसे प्रमुख बात अपने को याद रखनी है कि जो भट्ट नायक है वो अभिधा व्यापार के उपरांत जो भोजकत्व व्यापार द्वारा विभावादि का साधारणीकरण मानते हैं। और ये मानते हैं कि जब अभिधा व्यापार के द्वारा भोजकत्व व्यापार से विभाव आदि में साधारणीकरण हो जाता है, तो इसके द्वारा जो सामाजिक सहृदय वो उसके हृदय से मोह और ममत्व जैसी भावनाएं हैं वो उससे दूर हो जाती है, और दूर होने के बाद में उसको रस की प्राप्ति हो जाती है। तो इनका मानना है कि सामाजिक के मोह व संकट का इस प्रक्रिया के द्वारा, यानी साधारणीकरण के द्वारा
साधारणीकरण के द्वारा समाधान हो जाता है, समाधान हो जाता है। और जब सामाजिक के मोह और संकट का समाधान हो जाएगा तो वो निर्वैयक्तिक भावभूमि पर पहुंच जाएगा, और उस निर्वैयक्तिक भावभूमि को ही अपन ने साधारणीकरण का नाम दिया है, और उससे रस की प्राप्ति हो जाती है। वो भट्ट नायक हैं। भट्ट नायक ने, इन्होंने पहले ही अपन ने पढ़ रखा है कि भट्ट नायक ने साधारणीकरण को रस की पूर्ववर्ती प्रक्रिया माना है, और उसी बिंदु को यहाँ भी लिख लो। भट्ट नायक ने साधारणीकरण को रस की पूर्ववर्ती प्रक्रिया माना है। इस प्रकार जो इनके मत थे, ये 2-3 मत हैं इनके साधारणीकरण के बारे में। साधारणीकरण के संबंध में विभिन्न विचारकों के मत हैं। उनमें जो भट्ट नायक हैं वो अपन ने देखे कि काव्य में एक तो अभिधा व्यापार के उपरांत भोज्यकत्व व्यापार द्वारा विभव आदि का साधारणीकरण इनके द्वारा माना गया है। और जब इस साधारणीकरण की स्थिति या भोज्यकत्व के द्वारा विभव आदि का साधारणीकरण हो जाता है तो सामाजिक के मोह और संकट का समाधान हो जाता है, उस साधारणीकरण के द्वारा कर दिया जाता है। दूसरा है साधारणीकरण को जो रस की पूर्ववर्ती प्रक्रिया मानते हैं। इस प्रकार से जो इनके विचार है साधारणीकरण के संबंध में वो अपन ने देखे। इसके बाद में दूसरे विचारक आते हैं साधारणीकरण के संबंध में विचार करने वाले, वो आते हैं अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त और अभिनवगुप्त जो मानते हैं कि वो मानते हैं कि जो साधारणीकरण होता है वो आश्रय और आलंबन धर्म का आश्रय साधारण आश्रय और आलंबन का साधारणीकरण होता है। जैसे आश्रय जिसके हृदय में जो रति आदि स्थायी भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं, वो आश्रय होता है, और जिस पर अवलंबित होकर वो जो स्थायी भाव अपने हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं उनको आलंबन कहा जाता है। हालांकि अपन ने जो क्लास शुरू की है वो थोड़ी रस निष्पत्ति से शुरू की है, क्योंकि अपने फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक है वो रस निष्पत्ति है। तो जो सेकंड ग्रेड वाले टॉपिक है जैसे रस है, रस के अवयव हैं, उनमें अपन रस के जो प्रकार हैं उन सारे में अपन वो देख लेंगे। लेकिन जो अपने फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से मैंने जो क्लास शुरू की थी उसमें रस निष्पत्ति से ही है, तो अपन आश्रय, आलंबन, विभाव, उद्दीपन, विभाव उन सबको वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि आश्रय और आलंबन में जो साधारणीकरण की स्थिति होती है वो साधारणीकरण आश्रय और आलंबन का मानते हैं। तो जो इनका अभिनवगुप्त का प्रमुख निश्चय बिंदु है क्या है, वो आश्रय और आलंबन का उद्दीपन, आश्रय और आलंबन का साधारणीकरण, आश्रय और आलंबन का साधारणीकरण होता है, करण होता है। ये मानना है अभिनवगुप्त का। और ये वही बात मानते हैं जैसा अपन ने कहा है कि आश्रय और आलंबन साधारणीकरण हो जाने के कारण अपने देश काल के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, और जो रस की साधारणीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति अपने निर्वैयक्तिकता की अनुभूति करने लग जाता है। और ये मानते हैं कि साधारणीकरण विभावन व्यापार का साधारणीकरण एक प्रक्रिया है जो विभावन व्यापार के द्वारा संपन्न होती है। इस प्रकार से इनके जो विचार हैं उनको अपन आगे लिखते हैं।
जब इन्होंने माना कि आश्रय और आलंबन का साधारणीकरण हो जाता है, जब आश्रय और आलंबन का साधारणीकरण हो जाता है तो उसके द्वारा आश्रय और आलंबन में जो स्थायी भाव होते हैं और जो संचारी भाव होते हैं उनका भी साधारणीकरण हो जाता है। ऐसा मानना है इनका अभिनवगुप्त का, कि जब आश्रय और आलंबन का साधारणीकरण हो जाता है तब उनके अंदर स्थित जो स्थायी भाव होते हैं या जो संचारी भाव होते हैं उनका भी साधारणीकरण हो जाता है। इसके उपरांत आश्रय व आलंबन के स्थायी भावों व संचारी भावों का भी साधारणीकरण हो जाता है। और इन्होंने माना है कि जब पाठक या सहृदय के साधारणीकरण हो जाता है आलंबन या आश्रय का, तो वो देश काल के बंधनों से निर्मुक्त होकर रस की या रस का आस्वादन करने लग जाता है। साधारणीकरण हो जाने पर स्थायी भाव देश काल के बंधनों से मुक्त होकर रस का आस्वादन करने योग्य हो जाता है। क्योंकि जब स्थायी भाव उत्पन्न होता है संचारी भावों के इसके योग से, तो जो स्थायी भाव है वो देश काल के बंधनों से मुक्त होकर के मुक्त होकर के रस का आस्वादन करने योग्य हो जाता है। यानी रस की अभिव्यक्ति करने योग्य कौन बन जाता है? स्थायी भाव है वो रस की जो अभिव्यक्ति करने योग्य बन जाता है, रस का आस्वादन करने के योग्य बन जाता है। और जो अभिनवगुप्त है उनका मानना है कि साधारणत्व सीमित न होकर सर्वव्यापक होता है। जो साधारणत्व होता है या साधारणीकरण होता है, साधारणत्व सीमित न होकर व्यापक होता है। और वो तो अपन जानते हैं कि जो विशिष्ट होता है वही सीमित मात्रा में होता है, लेकिन जो साधारण होता है या साधारण धर्म होता है वो तो व्यापक स्तर पर ही होता है। और एक ये मानते हैं कि साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार ये मानते हैं कि साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम है। कि जब व्यंजना शब्द शक्ति होती है या व्यंजना के द्वारा विभावन व्यापार किया जाता है और उसी के द्वारा जो ये साधारणीकरण उत्पन्न होता है। इस प्रकार अपन ने देखा कि आज जो साधारणीकरण है वो साधारणीकरण के बारे में जाना,
दूसरे अपने भट्टनायक और अभिनव गुप्त, इन दोनों आचार्यों के जो विचार हैं वो देखें। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस जो साधारणीकरण पर जो अपने कोर्स में लगा हुआ है, ये जो अध्यापन बिंदु है अपना, इसमें से अधिकतर जो प्रश्न आने योग्य होते हैं वो या तो भट्टनायक में से आएंगे या फिर जो बाद के आचार्य हैं उनमें से आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आज अपन ने जहाँ तक पढ़ा है उनको अपन अच्छे से दोहरान करेंगे, और जहाँ कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप ज़रूर कमेंट करके उनके बारे में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जहाँ पे भी आपको कोई समस्या लगती है तो आप इसमें जो अपना YouTube चैनल है इससे पूछ सकते हो, या इसके अलावा मेरा खुद का जो YouTube चैनल है उसमें भी आप इसके बारे में जानकारी कर सकते हो। तो ये जो अपना साधारणीकरण है वो जहाँ तक जितना मैं समझता हूँ उतना आपको बेहतर देने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं तो सर्व ज्ञाता हूँ, मैं केवल एक हिंदी का सामान्य विद्यार्थी हूँ जो आपके सामने जितना मेरे को ज्ञान है उतना, या जितना मैं हिंदी को सीख सका हूँ उतना आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अतः आप ज़्यादा से ज़्यादा दोहरान करें, और दोहरान ही अपनी सफलता की मूल कुंजी होती है। इसलिए दोहरान में अपने को कतई कंजूसी नहीं करनी है और अधिक से अधिक दोहरान करना है। और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे साधारणीकरण को, क्योंकि अपने कोर्स में ये जो अवधारणा है ये अवधारणा बहुत कठिन अवधारणाएं मानी जाती है, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण। तो इनको आप अच्छी तरह से समझें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।